कोरोना काल में आई क्राइम सस्पेक्ट्स पाताल लोक सीजन 1 की कहानी। सीजन की कहानी एक सेटिस्फेक्शन मोड पे खत्म हो गई थी। दूसरे सीजन की संभावना लगभग समाप्त हो गई थी, लेकिन इन क्रिएटर ने इसका दूसरा सीजन प्रस्तुत करके दर्शकों के मन में उत्साह जगा दिया। पहले सीजन को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि इसको IMDb रेटिंग पे 8.1 रेटिंग मिली है। इसमें बेस्ट पुलिस प्रोसीजरल शो में से एक था। ये पाताल लोक का दूसरा सीजन लंबे इंतजार 5 साल के लंबे इंतजार के बाद आया। शो का ये इंतजार, लेकिन पाताल लोक एकदम अच्छे से वसूल करता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सीजन की शुरुआत में हम एक वेटर को देखते हैं जो कि थॉम के कमरे में एक सामान देने जा रहा होता है। 7 बज रहे होते हैं जब वेटर मिस्टर थॉम के रूम में जा रहा होता है, तो वेटर को उस रूम में कोई दिख नहीं रहा होता। लेकिन जब वो वेटर ढूंढते उनके कमरे में खोज रहा होता है, तब वो बाथरूम में जाता है, तब उसे पता चलता है कि मिस्टर थॉम तो मर चुके होते हैं, इतने बुरी तरीके से कि सर को काट कर एक जगह पे रख दिया गया था। और ये सीन यहीं पे कट होता है। हम लोग दिल्ली के जमुना पार में इंस्पेक्टर अदिरफ चौधरी को देख पाते हैं। यहाँ पर आशा नाम की एक औरत आती है और वो अदिरफ से मिलती है और कहती है कि कुछ समय से उसका पति, जो कि ये बहुत टाइम से गायब है, उसका एक बेटा भी है जिसका नाम गुड्डू। वो कहती है कि रघु तो उससे मिलने कम ही आया करता था, लेकिन उसके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहा करता। वो जहाँ भी आया करता था उसे बता कर जाया करता था, लेकिन ये कुछ समय से वो कुछ भी नहीं बताया, जिससे मुझे लग रहा है कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलता है कि मिस्टर थॉम एक नागालैंड की बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती था, लेकिन वो एक बिजनेस समिट में आया हुआ लेकिन जैसे उसे मारा गया वो पूरी तरह से अनजान है, हैरान है। ये सभी भरद्वाज बताते हैं कि हम जल्दी ही उसे पता कर लेंगे ऐसा किसने किया। फिर यहाँ पे हम इमरान अंसारी को देखते हैं जो कि अब ACP बन चुका है। वो बताते हैं कि ये कोई नॉर्मल केस नहीं, ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है, जिसमें वो बताते हैं कि मिस्टर थॉम कोई आम आदमी नहीं था, लेकिन जिस तरह से उसे मारा गया है उसके अपने लोग भी बहुत भड़के हों, इसलिए इसे बहुत जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। फिर वो इंस्पेक्टर रघु के बारे में पता करने के लिए जाता था। वो जहाँ काम करता था उसके बारे में पता करने के लिए वो वहाँ जाता है। फिर पता चलता है कि रघु एक पाइनएप्पल फैक्ट्री में काम किया करता था। वो फैक्ट्री एक भल्ला नाम के आदमी की थी। तो इंस्पेक्टर उससे पूछताछ करता है, पूछता है कि रघु जो है, तब पता चलता है कि रघु बहुत टाइम पहले ही उसे छोड़ दिया होता है। वो बोल रहा था उसे कुछ ज़रूरी काम, इसलिए वो पहले ही छोड़ दिया है। तब तक उस इंस्पेक्टर को महिला पुलिस की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि रघु पासवान की बॉडी मिल गई है। वो बोलती है कि जो बॉडी उसे मिली है वो रघु पासवान से मैच कर रही है। फिर वो इंस्पेक्टर रघु पासवान की बीवी को उसकी बॉडी दिखाने के लिए लेके जाता है, लेकिन जब वो उसे पता चलता है कि ये बॉडी उसकी नहीं है। दूसरी तरफ मिस्टर थॉम की बॉडी के बारे में हम बता रहे होते हैं कि इसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया। यहीं पर अंसारी में मौजूद था जो कि डॉक्टर से सारी डिटेल ले ली। और अब रात में चौधरी जब घर पहुंचा तो उसके घर के सामने एक नई कार खड़ी होती, तो अंदर जाता है तो पता चलता है कि ये कार उसके साले जीतू की है, जो कि नई कार खरीदी है और उसे मिठाई खिलाने आया होता है। और अपने जीजा जी को एक नई जॉब ऑफर करने के लिए भी आया होता है, जिसमें महीने के लगभग 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। काम उनका बस फाइनेंस डिपार्टमेंट में होगा। लोगों को फौजी या पुलिस वाले ही चाहिए। चौधरी ने तो कुछ नहीं बोला था, लेकिन चौधरी की बीवी उसे बोलती है कि हमारा बेटा हॉस्टल में पढ़ता है, उसे लेकिन PG करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना होता है। वो कहती है अगर सब कुछ ठीक तरह से मैनेज नहीं हुआ तो मैं ट्यूशन भी देना चालू कर दूँगी। फिर पता चलता है कि उसकी घर की हालत ठीक नहीं है। फिर इसके बाद पता चलता है कि अंसारी उस होटल में पहुँचता है जिसमें थॉमस की मौत हुई होती है। वो वहाँ के वेटर से बातचीत करता है। फिर वेटर बताता है कि किसी पॉल के ऊपर वो एक दिन पहले गुस्सा हो रहा था। वो गुस्से में ही यहाँ से चले गए होते हैं। उसकी नाइट ड्यूटी होती है, इसलिए वो सुबह ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए उनके रूम में गया था। दूसरी तरफ चौधरी उस फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है अपने साले के साथ। पे उसे जॉब मिलने वाली होती है 1.5 लाख रुपए पर मंथ। जब वो वहाँ पर जाता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ पे इनलीगल तरीके से हवाले का पैसा आता है। इन्हें तो बस प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए इन्हें फौजी या पुलिस वाले चाहिए। अब वो चौधरी उसे कहता है कि अगर मुझे मेरा साले ने यहाँ नहीं लाया होता ना, तो मैं तुम्हारी शक्ल ऐसी बना देता कि तेरे घर वाले भी तुझे पहचान नहीं पाते। बार बार उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आता है, तो जब उसे कॉल बैक करता है तो उसे पता चलता है कि ट्रैफिक कांस्टेबल का नंबर था। किसी औरत का बस से एक्सीडेंट हो गया होता है और उसमें उनके फ़ोन से आप ही का नंबर मुझे मिला होता है।
उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ और आप भी वहाँ आ जाओ। अंसारी वहाँ के CCTV फुटेज चेक करता है और फिर उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक लड़की है, बहुत घबराई हुई होती है और शायद जिस वक्त उस मिस्टर थॉम को मारा गया था वो लड़की वहीं पे मौजूद, इसलिए उस लड़की को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वहाँ चौधरी हॉस्पिटल पहुँच चुका था। पता चलता है कि उसके साथ एक बच्चा भी था। ये बच्चा कोई और नहीं रघु पासवान का ही है। फिर वो समझ जाता है कि कोई और नहीं रघु पासवान की बीवी का ही एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पे बिजनेस समिट में जितने भी लोग आए हुए होते हैं अंसारी उन सब से पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब लोग बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे क्योंकि मिस्टर थॉम की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी पुलिस की। फिर वो उसके बॉडीगार्ड से मिलता है तो उसे पता चलता है कि जिस रात मिस्टर थॉम मारे गए थे उस रात उसका बॉडीगार्ड उनके साथ था ही नहीं। हर रात वो उनके साथ ही रहता लेकिन उसी रात वो उनके साथ था ही नहीं। फिर उसके बाद वो उस बॉडीगार्ड से बुलवाने लगते हैं कि उस रात वो कहाँ। फिर वहाँ पे एक लड़की आती है तो उसे बताती है कि वो मेरे साथ था, लेकिन वो तुम्हें ये तब नहीं बताया होगा क्योंकि मुझे वो सेव करना चाहता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेरे बारे में पता चल जाए। तभी पता चलता है कि जो लड़की CCTV फुटेज में पाई गई है वो एक लास्ट बार एक क्लब में देखी गई और वो क्लब है किसी ध्रुव मलिक का है। तो अंसारी उस क्लब के मालिक से पूछताछ करने लगता है। ध्रुव मलिक उसे बताता है कि शायद वो पहले यहाँ काम करा करती थी और शायद वो यहाँ पर डांस भी किया करते थे। उस समय पहले वो यहाँ से जा चुकी है। अंसारी उसका एड्रेस ले लिया होता है और उसके घर पहुँच जाता है। मालूम चलता है कि वहाँ वो किराए पे रहती थी और बहुत सारा नशा भी करती थी और बहुत ज़्यादा शोर भी कराया करती थी। वो मकान मालिक बताती है कि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक लड़का भी आया करता था और लाल कलर की ऑडी। ये सुनकर अंसारी समझ गया था कि ये कोई और नहीं ध्रुव मलिक ही था। फिर अंसारी को यह नहीं समझ में आ रहा था कि ध्रुव मलिक ने उनके बारे में झूठ क्यों बोला। तभी पता चलता है कि रघु पासवान की बीवी का हॉस्पिटल में मौत हो चुकी होती है। फिर बगल में कुछ आदमी जो कि रघु पासवान की तरफ ही देख रहे होते हैं, उसे देख कर उसका बेटा बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। तब चौधरी उनका पीछा करने लगता है और तभी उसके पास मंजू का कॉल आता है जो कि CCTV के द्वारा एक पास के रेलवे स्टेशन के पे रघु पासवान के दिखाई दिया है, उसके बारे में कॉल आया होता है। फिर उसे पता चलता है कि उसके साथ एक लड़की भी है जो कि उसका नाम रोज लिलियो है, जो कि एक हाई प्रोफाइल केस में उसके साथ ही होती। अगले दिन में एक झोपड़ी के बच्चे को दिखते हैं जिसको रेलवे सीन पे रेलवे की तरफ से एक फोन, रेलवे ट्रैक पे एक फ़ोन मिला होता है। उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है, लेकिन उस फ़ोन पे किसी का फ़ोन आ रहा होता है। उसका फ़ोन जब उठाती है तो पता चलता है कि फ़ोन तो पुलिस स्टेशन से आया होता है और ये फ़ोन रोज़ का है। अंसारी को देखते हैं जो कि DCP भरद्वाज का पास वो क्लिप लेके जाता है जिसमें वो लड़की दिखाई देती है। इस केस की इंचार्ज रघुराम चौधरी कर रहे होते हैं जो कि इस रघु को पासवान खोज रहा होता है जो कि रघु को खोज रहा होता है। वो कह रहा होता है कि हमारे टीम में उनको भी जोड़ लेना चाहिए। उसे अंसारी को साफ साफ मना कर दिया। वहाँ चौधरी अंसारी के साथ बैठा होता है और वो अंसारी आके उसे बताता है कि DSP हमें मना कर दिया। उसे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद उनसे मिल रहा होता है। तो उसे बहुत ही ज़्यादा इज्जत देता है, भले ही वो उससे ऊपर हो चुका है लेकिन अभी भी उसे चौधरी सर को रिस्पेक्ट ही देते। एक दिन रेलवे स्टेशन पे उसे वही लोग मिलते हैं जो कि उस दिन हॉस्पिटल में भाग रहे होते हैं, लेकिन चौधरी उन्हें देख लिया होता है और उनका पीछे करने में लग गया होता है। फिर चौधरी उन सबको लग रहा था कि वो उनके पीछे कोई नहीं होता, तो वो डायरेक्ट अपने अड्डे पे पहुंच गए होते हैं। फिर चौधरी और वो अड्डा किसी और का नहीं भल्ला का ही होता है। अच्छे से चौधरी भी वहाँ पहुँच चुका क्योंकि हम पाइनएप्पल फैक्ट्री में देखे होते। और मालूम चलता है कि इसमें ड्रग्स की स्मगलिंग होती है और इस बात की उसे हाल ही में पता चलती है। फिर वहाँ पे वो चौधरी तो पहले ऊपर जाके एक रंगा नाम के आदमी को बंधक बना लेता है। फिर वो जो है उस बंधक बनाने के बाद अंसारी को कॉल लगा के इस जगह के बारे में बताता। तो अंसारी उसे कहता है कि वो हमारा इलाका नहीं है। तो चौधरी उसे कहता है इलाका तो मेरा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो चल रहा है वो लीगल है। अंसारी वहाँ पे बरार को खबर कर देता है और बरार वहाँ पे रेड मार के उन सबको अरेस्ट कर लेता है। इन सबको पकड़ने का सारा क्रेडिट तो उसको मिलना चाहिए था चौधरी को, लेकिन सारा क्रेडिट बरार को मिल जाता है। ये देख के चौधरी अंसारी को भी अच्छा नहीं लग रहा होता। चौधरी उसे बताता है कि रेस दौड़ रहे घोड़े को भी पता होता है कि उसे मेडल नहीं मिलेगा, उसे चारा ही मिलेगा।
इसलिए मैं भी एक घोड़ा ही हूँ, लेकिन मैं अपने काम को बहुत ईमानदारी से करता हूँ। फिर अंसारी डीएसपी भारद्वाज से भी बात करने के लिए जाता है और यहाँ पे वो उससे कन्विंस कर लेता है कि मुझे उनकी ज़रूरत है, इसलिए उन्हें भी वो शामिल कर लिया होता है। फिर वो अंसारी जाके चौधरी को बताता है कि अब ये लोग आप हम लोग एक साथ ही हैं, तो उसे अच्छा लगता है सुन के। और उसके बाद वो भल्ला से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर वो इन्वेस्टिगेशन में पूछता है कि रघु पासवान ने जॉब छोड़ी नहीं थी, उसे निकाला गया और वो एक रेलवे स्टेशन में माल के साथ पकड़ा गया था, जो कि मेक्सिको जाता है और मेक्सिको नहीं नागालैंड जाता है, क्योंकि मैक्स रेसियो नाम के आदमी के पास बोलता है कि मैंने उस आदमी को कभी नहीं देखा, ना ही उस माल के बारे में उसे कुछ खबर। फिर उसे पता चलता है कि अंसारी के पास एक कॉल आया और उसे ध्रुव मलिक मिलने आया होता है और साथ ही एक लॉयर लेके आया होता है। वो अपने लॉयर के द्वारा बता दिया होता है कि इन सब में मेरा तो हाथ बिल्कुल नहीं। टीवी पे एक खबर आती है जिसमें दिखाया जाता है कि मिस्टर थॉम को मारने की जिम्मेदारी हमारी है। फिर नागालैंड के दीमापुर रेलवे स्टेशन पे एक पुलिस स्टेशन मौजूद है। पे एक रोज़ को भी देख पाता है, जो कि एक टेलीफोन, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि रोज़ को कोई खोज रहा। तब तक वो रोज़ को पकड़ने के लिए जाता है जब उसके फ़ोन पे मैसेज आ जाता है, लेकिन तब तक वो फरार हो गई। जब चौधरी अपने रेलवे स्टेशन पे आता है तब उसे पता चलता है कि रघु पासवान का बेटा गुड्डू उसी के थाने में मौजूद कांस्टेबल मंजू उसे बताती है कि इसकी जिम्मेदारी उसके घर वाले लेने को तैयार नहीं। चौधरी उसे अपने घर ले आता है और उसे रेनू से मिलवाता है और कहता है कि हमारा बेटा दो हॉस्टल में रहता है और यहाँ पे तुम अकेले रहती हो, इसलिए मैं इसे लेके आ गया। चौधरी कहता है उसे कि 2 दिन बाद उसे आश्रम में छोड़ के आ जाए। तभी उसे अंसारी का कॉल आता है कि उसे पता चलता है कि उसे नागालैंड जाना है अगली सुबह ही अंसारी सर के साथ। मैक्स रेसियो के बारे में पता करता है, जिससे वो भल्ला उसे माल सप्लाई करता है। आगे हम रियो को देखते हैं जो कि नागालैंड में मौजूद। अगले दिन चौधरी और अंसारी सर नागालैंड पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ एक लेडी कांस्टेबल आती है और उसे बोलती है कि इस केस में सारे इन्फॉर्मेशन वही देगी। उनसे कहती है कि आज आप लोग होटल चले जाओ, हम लोग कल आपसे बात करेंगे। लेकिन अंसारी जाता है कि वो मिस्टर थॉम के फ्यूनरल में जाए, वहाँ जाना। लेकिन वो लेडी बोलती है कि वहाँ जाना तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मिस्टर थॉम तुम्हारे प्रोटेक्शन में थे। इस वजह से नागालैंड के लोग भड़के हुए। लेकिन अंसारी और चौधरी उसके फ्यूनरल में पहुँच चुके होते हैं। यहाँ पे उसके बेटे रुआन के बारे में पता चलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। पता चलता है कि बाप बेटे में बिल्कुल ही नहीं पता चलता है रुआन सीधा नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। सारे रेड्डी से मिलता है, जो कि बिजनेस समिट में आए होते हैं थॉम से मिलने। रुआन की माँ मिस्टर थॉम की पत्नी उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो तुम्हारे बाप अच्छे आदमी थे, अब तुम्हें उनका बिजनेस संभालना यही तुम्हारी आगे की जिम्मेदारी। और रात में चौधरी अपनी बीवी रेनू के पास कॉल करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा भड़की होती है, क्योंकि गुड्डू को घर पे छोड़ के आ गया होता है। वो कहती है कि ना तो ये ठीक से खाता है, ना ही ठीक से सोता है और बिस्तर पे सुसु वगैरह कर देता। चौधरी उसे कहता है कि जल्दी वहाँ आ जाएगा और सब कुछ मान ले। फिर हम देखते हैं कि छोटा बच्चा गुड्डू चुपचाप सारे कपड़ों को सुखा रहा होता है। ये देख के रेनू को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसे वो कहती है कि मेरा नाम रेनू आंटी है, तुम्हारा नाम क्या है? फिर हमें पता चलता है कि वो रोज़ के घर में उसके घर पहुँचते हैं अंसारी और चौधरी। वहाँ उसकी माँ और पिता है, जो कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है उनके पिता का, जो कि मिस्टर थॉम के फ्यूनरल में भी गए थे और वहाँ वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, क्योंकि वो मिस्टर थॉम के साथ काफ़ी सालों से काम करते हुए आ रहे थे। अंसारी जब वो उसकी माँ से बात करने के लिए आ रहे होते तो वो कहती है कि वो हमारे लिए मर चुकी होती है और उसे कब देखा था ये हमें बिल्कुल नहीं मालूम। और थॉम के बारे में बताती है, बोलती है वो एक मॉन्स्टर है, और लेकिन उससे पहले उन कांस्टेबल के से उन्हें छुटकारा पाना था, इसलिए वो पहले होटल जाते। फिर वो स्टाफ से कहते हैं कि अब हम लोग इस होटल में ही रहने वाले हैं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, और अलग अलग जगह पे जाके इन्वेस्टिगेशन करने लगे। चौधरी जो है रघु पासवान के बारे में पता करने के लिए जाता है और हम सारी रोज़ के बारे में रेड्डी के होटल में, क्योंकि ये रोज़ जो है रेड्डी के होटल में पिछले 2 सालों से काम कर रही होती है। यहाँ चौधरी रेलवे स्टेशन पर पहुँच कर रघु के बारे में पता कर रहा होता है। यहाँ पे पता चलता है कि कुछ मजदूरों के बारे में पता चलता है, जो कि रेलवे स्टेशन के कॉर्नर में ही रहते हैं। वहाँ पहुँच कर रघु पासवान के बारे में पूछने लगता। वहाँ से कुछ खबर नहीं मिलती है, लेकिन अंसारी को रेड्डी की पत्नी से रोज़ के बारे में पूछता है। वो बोलती है कि हमारे साथ होटल है और यहाँ 400 लोग काम करते हैं, इसलिए मुझे रोज़ के बारे में नहीं मालूम। फिर मैनेजर के द्वारा पता चला कि वो यहीं पे काम करती थी, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है।
लेकिन यहाँ पे अंसारी जो है चौधरी के पास कॉल करके बोलता है, लेकिन उन सबके पास ज़्यादा कुछ सबूत तो थे नहीं। चौधरी का फ़ोन यहाँ पे स्विच ऑफ हो जाता है क्योंकि मोबाइल में बैटरी थी नहीं। तभी यहाँ पे पुलिस वालों की रेड पड़ जाती है और यहाँ पे चौधरी को पीछे से सर पे डंडा मार देते जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। अभी हम रहमान नाम के लड़के चौधरी को रहमान एयरपोर्ट के बाहर मिला होता है, जो कि इसे छोड़ाता है और उसे सारी चीज़ें बताने लगता है। वो यहाँ पे कई सालों से और यहाँ पे सब चीज़ों के बारे में उसे पता है। बताता है कि सभी लोग मैक्स के पास ही माल डिलीवर करते हैं और ये माल किसी और का नहीं, मिस्टर थॉम का ही है। फिर ये सारी बात अंसारी को बताते हैं। फिर वहाँ पे मेघना मिलती है। मेघना और सभी लोग उस डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि रोज़ की डॉक्टर थी, जो कि पिछले 8 सालों से उसे जानती है। फिर चौधरी उससे पूछता है कि मिस्टर रोज़ का और थॉमसन का क्या कनेक्शन था, तो वो उसे बताती है कि वो मिस्टर थॉम की रखेल थी। वो कहता है कि जिस जगह पर रेड मारी गई है मुझे उन लोगों से पूछताछ करना है। अगले दिन पेशी थी, इसीलिए चौधरी उनसे पूछ कर रघु पासवान के बारे में पता करना चाह रहा था। उन्हें पता चलता है कि रघु उन्हीं के साथ काम किया करता है और मैक्स के साथ माल डिलीवर किया करता था। अब अंसारी और चौधरी कहीं पे जा रहे होते हैं, देखता है कि उनके कार का कोई पीछा कर रहा होता है। फिर वो उसे पकड़ते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो हमारा पीछा क्यों कर रहा होता है। तो वो उसको पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहा होता है। तो वो बताते हैं कि वो स्टेट पुलिस है। पता चलता है कि मेघना ही ने उनके पीछे उसे लगाया होता है। तभी अंसारी के पास मेघना का कॉल आया होता है। तभी उन्हें पता चलता है मैक्स की बॉडी मिली है। सारी चीज़ों को देख के मेघना, अंसारी और चौधरी बहुत चीज़ समझ चुके थे, कोई ना कोई यही का ही है, सारे माइंड गेम खेल रहा है। 3rd एपिसोड के लास्ट में हम मिस्टर थॉम के बॉडीगार्ड को देख पाते हैं। सुनसान जगह पे पहुंचा और वहां पहुंच कर लोगों को बुरी तरह से मारने लगा। लगभग 3 लोग को बुरी तरह से मारता है, जिसमें एक औरत भी शामिल थी। फिर 4th एपिसोड की बात शुरू होती है। रोज़ एक बंदे के पास जाती है जो कि पूरी तरह से ड्रग बेचता है, क्योंकि रोज़ पूरी तरह से ड्रग एडिक्ट थी। उसके पास कुछ पैसे कम थे, इसके बावजूद वो ड्रग्स लेने में कामयाब हो जाती है। ड्रग्स के लिए कुछ भी करना पड़े वो सारी चीज़ों के लिए तैयार है। इज्जत का भी कोई डर नहीं है। आगे हम देखते हैं थॉम के बॉडीगार्ड ने 3 लोगों को जो मौत के हाथ उठा रहा था, अंसारी ने उन्हें अच्छी तरीके से देखा तो उसे पता चलता है कि उसके कलाई पे 15 दिसंबर 1997 की डेट मौजूद दिखती है। चौधरी जो है रघु के रिश्तेदार से मिलने जाता है, जो कि नागालैंड में ही रहता है और सब्जी वगैरह बेचने का काम करता है, जिसका नाम होता है मनोज। लेकिन मनोज को कुछ ज़्यादा नहीं मालूम होता है। लेकिन जब चौधरी उसे कहता है कि मैं तुम्हें जेल लेके जाऊँ, तब वो वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ जाता है और सारी बातें बताने लगता है। उसे बॉर्डर क्रॉस करवाने के एक आदमी का नंबर चाहिए होता है और उसे 2 लोगों का बॉर्डर क्रॉस करवाना था। उसे ये नहीं मालूम, लेकिन उसे बॉर्डर क्रॉस करवाना था। फिर अंसारी ने 15 दिसंबर 1943 की डेट सर्च की, तब उसे पता चला और नागालैंड के कुछ एनिमल्स के बारे में उसे पता चला। इसके बारे में वो गहराई से जानने के लिए एक जगह पर चला जाता है। 1997 में एक रेबल्स का ग्रुप वहाँ पे मौजूद, लेकिन अब वो एक्टिव नहीं। लेकिन उन सब ने पहले ही सरेंडर कर दिया था। लेकिन आखिर उन 3 लोगों को क्यों मारा गया, अंसारी ने ये सारी बातें चौधरी को भी बताया। लेकिन चौधरी को एक बात और मालूम चलती है कि हर महीने एक होटल में भी जाया करता था जो कि रेड्डी का होता। वहाँ पे चौधरी उस होटल में तुरंत ही वहाँ पहुँच जाता है और उस होटल के बारे में पूछताछ करने लगता। वहाँ पे उसकी वाइफ भी मौजूद थी, जो कि मीटिंग में मौजूद थी। उस मीटिंग में घुस जाता है और पूछताछ करने लगता। वो रघु के बारे में पूछताछ करता है, जो कि हर महीने यहाँ आया करता है। लेकिन रेड्डी की पत्नी को इतना सब नहीं मालूम होता, इसलिए वो CCTV एक्सेस देने के लिए बोल देती है। फिर वो जब होटल से बाहर आया तो उसे उसके बीवी रेनू का कॉल आता है। वहाँ उसके बच्चे का जन्मदिन, तो वो बोलती है कि तुम आ तो रहे हो। वहाँ पे हाथीराम चौधरी थोड़ा सा हिचक जाता है। वो बोलता है कि एक दिन के लिए अगर दिल्ली जाएगा तो फ्लाइट की टिकट 18,000 रुपये। थोड़ी देर बाद जब रेड्डी का अकाउंटेंट बाहर आता है तो उसे चौधरी धर लेता है। अकाउंटेंट वहाँ चौधरी को सब कुछ बताता है। फिर उसे पता चलता है कि रेड्डी हर महीने वहाँ आया करता था, उससे 1 लाख रुपए ले जाया करता थी। ये सारी बातें वो अंसारी को ही बता देता है। फिर वो सब एक क्लब में जाते हैं। वहाँ पे हम रोज़ के साथ वाली एक डॉक्टर को देखते हैं। वहीं पे शराब पी चौधरी कहती है, वो 2 पैक ही पी पाती। वो पीती है तो उसे डाउट्स हो जाते हैं और अगले चल भी नहीं पाती। और अंसारी वॉशरूम चला जाता है और उसका फ़ोन बजने लगता है। तभी लगता है कि किसी यू का कॉल आ रहा होता है, तो जो यू कोई और नहीं, अंसारी की गर्लफ्रेंड। अंसारी ने ही चौधरी को बताया होता है, लेकिन फ़ोन बहुत देर तक बजता है, इसलिए चौधरी कॉल उठा लेता। ये सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि कोई लड़की नहीं, एक लड़का है। चौधरी ने उसे सब कुछ बता दिया कि मोबाइल फ़ोन बहुत देर से बज रहा था, इसलिए मैंने फ़ोन उठा लिया। अंसारी बताता है कि मुझे लड़की नहीं लड़के पसंद है और
लड़का कोई और नहीं। अंसारी ने सोचा कि मैं आपको ये बात बताऊं, लेकिन बता नहीं पाती। कहता है कि सर मैं क्या 2 मिनट के लिए आपको अंसारी बुला सकता हूँ। वो उसे कहता है कि देख अंसारी, अगर तुझे ऐसा ही लगता है ना तो तू सही है, चाहे कोई कुछ भी करे। वैसे वो हाथीराम चौधरी में गाली भी दी थी, लेकिन एक्सप्लेनेशन के चलते मैं गाली नहीं दे सकता। पर अंसारी को वो सपोर्ट कर रहा होता है। और अगली सुबह होती है तो रहमान उसके पास फ्लाइट की टिकट लेके आया होता है। उसे यहाँ नागालैंड से दिल्ली जाना होता है। रात को ही जब उसे पता चला कि ये वो अपने बर्थडे में वहाँ नहीं जा पा रहा है, तो वो अंसारी ने उसकी फ़्लाइट की टिकट बुक कर दी। तो ये बड़ा अच्छा लगा। उसी समय हमें पता चलता है कि कपिल रेड्डी भी कोई सीधा इंसान नहीं है। मिस्टर थॉम के जाने के बाद अब उसकी पूरी निगाहें उसके प्रॉपर्टी पे थी और उसके साथ होटल है और वो सभी को बेचने के बाद यूरोप में शिफ्ट होना चाहती है। बात तो रोगन को भी मालूम चली हुई होती है। ये कपिल रेड्डी जो है विश्वास करने लायक बिल्कुल नहीं होता। इसके बाद हम कुछ उन लोग देखते हैं जो कि बजारिया नाम के एक आदमी के घर में घुसते हैं और बुरी तरह से उसे मारने लगते हैं। पिंडे दरअसल रुबैन के थे। बजारिया होटल खरीदने वाला था कपिल रेड्डी से। उसका मन तो नहीं था, लेकिन उसके बावजूद तो अपने बच्चे के बर्थडे पे दिल्ली होता। जीतू आया वहाँ पे आया होता है। वो गुड्डू का अच्छे से ख्याल रखती है। फिर उसके बाद सिद्धार्थ के कॉलेज सब लोग वहाँ पर वो पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की भी है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो बोलता है कि आज मैं अपने जन्मदिन पे अपने कुछ दोस्तों के साथ प्लान बनाया होता है। वहाँ पे जल्दी वहाँ पे उसका जन्मदिन मनाते हैं। सारी के पास कॉल आता है और उसे रोज़ के लोकेशन के बारे में पता चलता है। तुरंत ही हाथीराम चौधरी के पास कॉल करता है, लेकिन तुरंत सारी जन्मदिन में बिजी होने के कारण वो तुरंत ही उसका कॉल कट कर देता है। मेघना के पास भी कॉल किया था, लेकिन वो कॉल नहीं उठाया। रोज़ को देखते हैं जो कि उसके पास किसी कमरे में आवाज़ आती है। वो आदमी दरअसल रूमेन के लोग थे, उसे जान से मारने के लिए आए थे शायद। तभी वहाँ पे अंसारी आ जाता है। वो उसे बचा तो लेता है। पुण्य अंसारी के पीछे पड़ चुके होते हैं, लेकिन वो किसी तरह जैसे तरह वहाँ से पीछे छुड़ाते हैं। थॉम के बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि राइफल लेके यहाँ पे वो अंसारी को शूट करते हैं। उसे माथे में गोली मारी होती है, जिस वजह से वो यहीं पे मारा गया। रोज़ को भी गोली मार दी। नीचे बहुत ज़्यादा ढलान होने की वजह से वो जंगल में नीचे जाकर गिरती, जिसमें फ्लैशबैक के तौर पे देखते हैं जो कि जमुना पार्क पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर के तौर पे आया होता है। चौधरी और बुर्ग से मिला कि अंसारी तुम्हारे अंदर ही तरह के सारे काम करेगा और वो उसे कहता है कि मैं उम्मीद करूँगा ये मेरे जैसा ना बने। एक ना क्राइम सीन पे पहुँच जाता है। अंसारी की डेड बॉडी तो रोज़ की डेड बॉडी नहीं मिली। वो उसे कॉल करती है कि मैं उसे जब वो रोज़ को छुड़ाने के लिए वहाँ पर गया था तो कॉल किया था बैकअप के लिए, लेकिन मैं वहाँ कॉल नहीं उठा। और इसलिए वो उसका सीनियर उससे कहता है कि अगर अंसारी कोई तुमसे पूछे कि अंसारी तुम्हारे पास कॉल किया था तो बोल देना कि नहीं किया था। वो बॉडीगार्ड रोज़ को ढूंढना था पूरे जंगलों में, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे। फिर वो अंसारी की बॉडी को दिल्ली भेज दिया होता है। अंसारी की बॉडी को दिल्ली आता हुआ देखा तो उसकी आंखें गिरी हो, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता कि अब उसके साथ नहीं, मैं अब कोई अंसारी के फैमिली वाले ही नहीं थे। कहता है कि हमें उसे देर नहीं करनी चाहिए, हमें उसकी फैमिली को एम्बुलेंस में बैठा तो वो उजैर नाम की एक आदमी को देख, और ये वही है जो अंसारी को बॉयफ्रेंड। चौधरी उसे तुरंत ही उसे एम्बुलेंस में बैठा लिया, लेकिन सामने अंसारी की डेड बॉडी को देख रहा होता है और ये देख के उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो एम्बुलेंस को रुकवाता है और उतर जाता है। अगले दिन चौधरी के ऊपर इंक्वायरी होती है। कुछ भी उसके साथ हुआ था वो कैसे हुआ था और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बताने की कोशिश कर रहा था कि उसके बेटे का जन्मदिन अंसारी ने ही मुझे यहाँ पे टिकट दी। रेड्डी के रेस्टोरेंट में जाकर तुमने हंगामा किया, अब अंसारी तो है नहीं तो इसलिए सारे इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगे। बोल रहा था कि अब ये सारे इल्ज़ाम तुम अंसारी के ऊपर डाल दो तो तुम बच सकते, लेकिन ये सारा काम वो करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब ये ऑफिसर के प्रेशर की वजह से उसे करना पड़ा और ये केस बंद कर। दूसरी तरफ रुपये अपनी माँ को कॉल करके बताता है कि मैंने उस ऑफिसर को नहीं मारा। न्यूज़ में ये सारी न्यूज़ यही फैली हुई है कि रुबैन ने ही अंसारी को मारा। इसके लिए सूट एंड साइट के लिए ऑर्डर दी। चौधरी का साथी ऑफिसर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा था। तू मैं और सारे पुलिस वाले कुत्ते हैं, हमारा सिर्फ एक ही काम है कि हमारे साथ वफादार, कोई हक नहीं बनता है कि कुत्ते के साथ वफादार रहे। चौधरी के पास उजैर का कॉल आता है जो कि उसे घर पे बुलाता है, जो कि मैं बेंगलोर शिफ्ट कर। पहले मैं तुम्हें एक चीज़ गिफ्ट करना चाहता हूँ, वही महंगी शराब कि नागालैंड में ऐसी कोई शराब नहीं मिलती। चौधरी उसे उजैर को सब कुछ सच उजैन को सब कुछ सच बता देता है कि नागालैंड में जो भी कुछ हुआ वो सब अंसारी की गलती थी। लेकिन जब चौधरी घर पहुंचता है तो उसे देखता है कि जीतू भैया उसकी पत्नी के ब्रेन वॉश कर रहे होते। जीजा जी को ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए, उसके साथ वालों को मार दिया। ये बात उसने सुन ली थी और इसीलिए उसे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दिया। वो
रेनू पे ही चिल्लाता है कि अगर मैं यहाँ सिद्धार्थ के जन्मदिन पे नहीं आता तो आज अंसारी जिंदा होता, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था जब बहुत सारी बातें सुना दी। अपने साथी ऑफिसर के साथ बैठा होता है, तब उसे जुर्म मलिक की कॉलिंग हिस्ट्री के बारे में देता है। तभी उसे पता चलता है कि नागालैंड में मलिक का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। ये सिर्फ CCTV फुटेज के द्वारा ही पता लगता है। वो ऐसे जगह पे जाता है जहाँ पर CCTV का रिकॉर्ड होता है। जब वो 6 दिसंबर की रिकॉर्डिंग को प्ले करता है, जुर्म मलिक दिखाई, जो कि रोज के साथ आया करता है। चौधरी ब्रुक के साथ ही सीधे जुर्म मलिक के घर जाया करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो सीधे उसके साथ जाने लगे। घर पहुँचते हैं, उसे तुरंत ही उसके घर पे पकड़ लेता है। चौधरी यहाँ पे उसे बहुत बुरी तरह से मारता और सारी सच्चाई उगलवाने लगता है, क्योंकि 6 दिसंबर की रात को, क्योंकि उसने कहा था कि वो नोएडा CCTV फुटेज में नागालैंड सदन के बाहर ही दिख रहा। वो उसे सच बता देता है कि रोज के पास किसी सदन से रोज 50,000 रुपये आया करते। तो इससे पता चला कि ये पैसा थॉम के पास से आता है। वो कहा कि थॉम से 2 करोड़ रुपए लेने की, रोज भी इस चीज़ के लिए मान गई थी। नागालैंड सदन में 2 करोड़ रुपए लेने के लिए अंदर गए तो बाहर ही नहीं। CCTV फुटेज के द्वारा पता चला कि वो नागालैंड सदन रघु के साथ भाग गई थी। नहीं, रघु को अपने यहाँ काम पे लगवाया। ऊपर से नीचे तक कर्ज में डूबा हुआ था, इसलिए वो ये कदम उठाया। नागालैंड में उस बॉडीगार्ड को देखता है जो कि जंगल में उसकी बॉडी खोज रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उसे तो बॉडी नहीं मिलती, लेकिन पुलिस वालों को बॉडी मिल जाती। यहाँ पे उसे पता चलता है कि रोज की सांसें अभी तक चल रही है, इसीलिए वो मेघना हाथीराम चौधरी को ये बात बताती है। उसे भी ये बात मालूम है कि रोज ही वो लड़की है जिसके द्वारा ये सारी गुत्थी सुलझ सकती है। रात को वही वो नागालैंड जाने की सारी प्लानिंग शुरू कर देती है। उसके पास रेनू आके उसके पास बैठ जाती है और वो कहता है कि मैं झूठ बोलने से बहुत ज़्यादा डरता हूँ। सारी को लेकर वो जो झूठ बोला है और उसके बारे में ऑफिसर लिखवाया है, इसीलिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। इसीलिए वो नागालैंड निकल जाता है। 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे हम रुबेन की माँ को देखते हैं। रुबेन की बहन रिचल ने सुसाइड कर लिया था। रहमान चौधरी के साथ था। चौधरी मेघना से मिलने के लिए जाता है। वो अभी भी जिंदा थी, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ये फिर वो ये कहता है ये पाताल लोक बन चुका है, आप इस पाताल लोक में नाव पर ही। जैसे कहता है कि इस पाताल लोक का तो मैं परमानेंट निवासी हूँ। बाद में चौधरी मेघना से मिलता है। उसकी हालत काफ़ी बिगड़ी हुई थी, वो बेहोश, इंटरनल इंजरी के कारण इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, जिस वजह से रोज की बस्ती के चांसेस सिर्फ 50% उस बॉडीगार्ड को देखते हैं, जो इससे मालूम चल गया था कि वो इस हॉस्पिटल में है। इस हॉस्पिटल की फ़ोटो खींच लेता है। फिर हम आगे देखते हैं धीरज घर पे देखते हैं चौधरी को, क्योंकि वो मारा गया था, इसलिए उसके भाई से वो मिलने के लिए आया और दरअसल उसके रुबेन के लोगों ने उसे मारे। तो उसके कुछ दिन बाद उसे मार दिया था। और भदौरिया उसे बताता है कि कपिल रेड्डी उसे सारे होटल बेचना चाहता है, लेकिन रुबेन चाहता है कि ये सारे होटल ना खरीद, क्योंकि कपिल रेड्डी बहुत ही कम दाम में ये बेचने वाला था। बेच वो यूरोप जाने वाला था, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उसके साथ ऐसा हो जाए। चौधरी वहाँ से बाहर निकला तब ये उसे पता है रुबेन के कुछ ऑफिसर यहाँ पे खड़े थे। वो उसे कहता है कि वो उसके टट्टू हैं। उससे बोलता है कि मुझे रुबेन से उसकी मुलाकात। फिर तभी उसे पता चलता है थॉम के सारे लोगों को ये बात मालूम चल गई है कि रोज यहीं पे है, इसलिए उसी लोग उस हॉस्पिटल के बाद भीड़ इकट्ठे और ये बात मालूम है कि रोज ने ही थॉम को मारा। रोज को मारना चाहते हैं। में कांस्टेबल ने एक लड़के पे गोली चल जाती है और वो यहाँ पे मारा जाता है। और वो सारे दरवाजे तोड़ के बाद मेघना को कॉल करके कहता है आपको रोज को बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन पीछे वाले रास्ते। वहाँ से भी कुछ लोग अंदर घुस चुके थे, वो वहाँ पे बाहर निकालने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पे उनका सामना चौधरी से हो जाता है। वो चौधरी उनसे बहुत देर तक फाइट करता है और जैसे तैसे करके उन रोज को एम्बुलेंस के पास ले जाते हैं। उसके पास बस 10 मिनट था, क्योंकि वेंटिलेटर के बाहर बस रोज 10 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है। चौधरी उन गुंडों को रोक रहा होता है, इसमें वो कामयाब भी रहता है। वो रोज को नए हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देता है। उसको भी बहुत सारी चोट आई होती है, वहाँ पे उसका भी इलाज चल रहा होता है। उसके भी पैर में चोट लगी होती है, जो कि ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। तो लेडी डॉक्टर से पूछती है कि क्या तुम शराब पीते? वो हाँ कहता है। ये समझ जाती है कि गाउट दिन ऐसा ही होता है। उसे याद आता है कि रोज की एक फ्रेंड को भी थी। पता चलता है किसी ने बताया था कि रोज से मिलने एक लंगड़ी औरत है, इसीलिए वो समझ जाता है कि वो रघु से जरूर मिल। अब वो चौधरी उससे मिलने के लिए जाता है। अब वो उसे सब कुछ बुलवाने लगता है। तो वो रोज़ के साथ बारे में बता। वो यहाँ पे साथ में रेप सेंटर में थी, जहाँ पे वो भी प्रेग्नेंट थी, मैं भी प्रेग्नेंट वाली बात थॉम को पता चली, तो वो हम दोनों को ही मार डाला, जो कि इसके वजह से उसे ड्रग्स की आदत छूटी नहीं। जब चौधरी पूछता है कि जब प्रेग्नेंट वाली बात उसे पता ही नहीं थी तो उसे पैसा क्यों दे।
तब वो बताती थी कि पैसा थॉम नहीं उसकी पत्नी दिया करती। होने के समय में मेरा मिसकैरेज होने की वजह से मेरा बच्चा पेट में ही मारा गया था, लेकिन रोज़ ने अपने बच्चों को जन्म दिया था और वो कोई और नहीं एनी है जो कि उसके साथ ही रह खुद दिल्ली जाके कुछ पैसा कमाने के लिए चली गई थी ताकि वो बहुत सारा पैसा जुटाने के बाद जैन को लेकर एक बॉर्डर क्रॉस कर ली। बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए रघु की मदद ली तो प्लानिंग हो भी चुकी थी, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने की प्लानिंग हो भी चुकी। जैन को लेकर रोज़ के पास चली गई। फिर वो देखा कि रोज़ तो फुल नशे में, आदत बहुत ज़्यादा बिगड़ जैनी को लेके वापस आ गई। वो समझ गए थे कि जैनी उसका ख्याल नहीं। आगे हम कपिल रेड्डी की मार्क और रुबेन की पत्नी को एक साथ हमें पता चलता है कि थॉम ने रोज़ को पैसे क्यों दिया। थॉम की पत्नी उसे करती थी कि अगर वो थॉम से दूर करती रहेगी तो रोज़ हर महीने 1 लाख रुपए उसे भेजा करेगी। तो वो नागालैंड छोड़ के दिल्ली चली गई थी, लेकिन रोज़ के बच्चे के बारे में उसकी पत्नी को तो मालूम ही नहीं था। बात की पैसा दिया करते चौधरी मुंह बंद करने के। थॉम एक बहुत ही कलरफुल इंसान, उसके अफेयर के कपड़े आया करते थे। इतनी छोटी सी लड़की की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होया कर सकती थी। हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। प्रॉब्लम तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और चौधरी रुबेन की बहन रिचल के स्कूल पहुंचता। रिचल और रोज़ तो आपस में दोस्त थी। फिर उसके पास एक कॉल आता है जो उसे बताया जाता है कि रुबेल उससे मिलना चाहते हैं। उस चौधरी को जो कि रुबेल से मिलने का इंतजार कर रहा है और उसे लेने के लिए साथ ही एक कार आता है। उसमें से कुछ लोग निकल तो हाथीराम चौधरी को अपने कार में बैठा। कार के पीछे मेघना की कार मौजूद होती है। मालूम चलती है कि चौधरी के कपड़ों में ट्रैकर लगा हुआ है। जिस जगह भी वो जा रहे हैं वो मेघना की कार उसे फॉलो कर रही है। तो पहले लोग बहुत ज़्यादा चलाते हैं, इसलिए वो उसके सारे कपड़े उतरवा लेते हैं और दूसरे जीप में बैठा लेता है। जैसा उन्होंने चाहा था वैसा ही हुआ। मेघना को भटका दिया, लेकिन मेघना भी बहुत चला। उसे पता चल गया था कि उस चौधरी को कहाँ लेके जा चल गया था कि क्रिसमस डे पे स्कूल की छुट्टियाँ लग गई। अभी भी कुछ कार जो है स्कूल के बाहर खड़ी थी, मतलब कि चौधरी स्कूल के अंदर ही होगा। उस बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि स्नाइपर भी है और थॉम का बॉडीगार्ड भी, उसका नाम डैनी, वो यहाँ पे आ चुका था। यहाँ पे हाथीराम चौधरी और रुबेन आपस में बात कर सकते हैं। चौधरी उसे कह देता है कि जितनी तुझे मेरी ज़रूरत है उतनी मुझे भी तेरी ज़रूरत है। वो दोनों आपस में अकेले ही बात कर रहे हैं। वहाँ स्नाइपर वो शॉट लेने की कोशिश कर रहा है, क्लियर शॉट ना मिलने के कारण से वो होल्ड पे था। यहाँ रुबेन से कहता है कि तू मुझे यहाँ कुछ भी नहीं बताएगा ना, तो भी मुझे तेरी सारी कुंडली के बारे में पता है, तेरे सारी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तो वो सारी चीज़ों के बारे में पता है जो तुझे भी नहीं मालूम। चौधरी यहाँ उसे उस बहन के बारे में बताता है जो तेरी यहाँ एक बहन भी 10 साल पहले सुसाइड की, और रोज़ की फ्रेंड तेरी वहाँ रोज़ को एक फ्रेंड 1 लाख रुपए भी भेजती थी। ये कौन सी बात हो सकती है? तू ही सोच। और तेरी बहन रेचल ने सुसाइड क्यों किया था ये भी तू सोच। चौधरी खुद ही बचाने लगता है। बहन ने इसलिए नहीं सुसाइड किया था क्योंकि तेरा पिता रोज़ के साथ सोता है। उसे ये बात पता चल गई थी कि रोज़ दरअसल में उसी की बेटी है, अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया करता था। इसी वजह से वो खुद की जान दी, इसलिए तेरी माँ उसे इसलिए पैसा दी करती थी। इसलिए तेरे बाप इस समिट में शामिल होना ही नहीं चाहती, लेकिन रेड्डी की वजह से इस समिट में शामिल होना पड़ता। इससे पहले रुबेल कुछ और बता पाता है। इससे स्नाइपर ने उस रुबेल को शूट करके उसकी जान ले पाया कि सारे लोग को ये लग रहा था कि चौधरी ने ही उसे मारा। वो सब उसे मारने लगे। यहाँ पे बैकअप के रूप में मेघना थी और वो उसका पूरा साथ देते थे। तो रुबेन के सारे लोगों को मार गिरा। बाद में ये बात पब्लिक में फैल गई थी, रुबेन को मार गिरा। पुलिस के शूट आउट के बाद कैनन को बहुत बड़ा दुख हुआ। आगे चौधरी रुबेन के पास रेड्डी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है। नारकोटिक्स उसके लिए कोई तो वारंट निकला क्योंकि वो इतना साफ सुथरा इंसान भी था। फिर वो बैरू उसे बता देता है कि उसके खिलाफ एक तो वारंट निकला, वो भी बाद में दबा दिया था। हॉस्पिटल ने वहाँ रोज़ को देख जिसमें काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी थी। दिल्ली में हम देखते हैं रेनू के गुड्डू को, तभी वहाँ कांस्टेबल मंजू वहाँ पहुँचती। वहाँ पे गुड्डू के दादा दादी आ जाते जो कि गुड्डू को ले जाने के लिए आए थे। वो कुछ दिन से बीमार चल रहे थे, इसलिए उसे ले जा नहीं पाए। जब चौधरी मेघना से मिला, वो थॉम उस बिजनेस समिट में कभी शामिल होना ही नहीं चाहता, लेकिन कपिल रेड्डी की वजह से उसे शामिल होना। वहाँ पे एक रेड पड़ी थी, थॉम का 7 करोड़ का ड्रग वहाँ पकड़ा इसकी, लेकिन मेघना बताती है इसकी इन्फॉर्मेशन हमें दिल्ली से ही है। फिर वो बोलता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जरूर कपिल रेड्डी नहीं। मेघना उस स्नाइपर के बारे में बताती है कि उसका नाम डैनियल है, और उस ट्रैवल एजेंसी के बारे में भी बताती है जो उसे हायर करती है। वो ट्रैवल एजेंसी के बारे में पता चला, सबसे पहले रहमान के बारे में याद था। वो उसी ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करता है। उसे पता चल जाता है कि रहमान भी उस फायर स्नाइपर के साथ मिला हुआ। रहमान को खुद तो दर्द हो जाता है, उससे सारी चीज़ें पूछने लगा। काम के बदले में
केस में छोटे मोटे आ रहा था। केस के बदले में छुड़वाने में से बहुत बड़ा हेल्प मिले। ऐसा केस चल रहा है जिस वजह से उसे घर जाने को वापस नहीं मिल रहा। बस रोज़ और रूबेन के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम था। अंसारी का उसका वही लेना देना नहीं। उसे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि अंसारी सर मारे जो है चौधरी के कहने पर उससे मिलने के लिए चला जाता कि गलत बयान दिया था कि डैनियल जो है उसी के साथ उस रात मौजूद था। कि सही बोल रहे थे क्योंकि डैनियल था तो उसके साथ सारी रात नहीं थी, लगभग 11 से 12 बजे तक था। ये बात बिल्कुल पता चल रही थी कि डैनियल ने उसे जरूर मारा था। किसने काम करवाया किसने है, तो सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लग चुकी है। उसे पता चलता है कि ये भी नागालैंड का एक रेबल है। होता है कि अंकल ने ही रेबल को तैयार किया। तो सारी चीज़ें मालूम चल गई थी, इसलिए मेघना को कॉल करके सारी चीज़ें बता रहा। मेघना को हम डैनियल के साथ ही देख पाते क्योंकि वो उसे गन पॉइंट पे रखा था, इसलिए उसे एक पते के पॉइंट पे बुला लिया। ये बोला उसके बाद वो उसे वहीं मार डालता है। 8th एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब रोज ने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा नशे में थी और ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। एक बारात देखते हैं जहाँ पे वो रघु भी काम किया करता था। एक कार रुकी और वहाँ कुछ लोग उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। वहाँ पे रोज की मदद की थी रघु ने। वहाँ फिर हम देखते हैं कि समिट जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। नागालैंड के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि नागालैंड में शांति आई, डेवलपमेंट, नागालैंड के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। डैनियल ने चौधरी को जगह बुला ली। जैसे वहाँ पहुँचा उसके ऊपर फायर करने लगे। भी बहुत ज़्यादा चला गया, पहले से ही तैयार का पीछा करते होटल में। तो उसकी मुलाकात डैनियल, वो दोनों बहुत भयंकर फाइट करते हैं और फिर वहीं एक दूसरे को बुरी तरह से मारते हैं। साथ ही राम चौधरी की हालत तंग थी, लेकिन तब भी डैनियल को मार तब भी डैनियल बुरी तरह मार डालता। राज चौधरी से कह नागालैंड की समिट बहुत अच्छे से पूरी, हमारे लोग बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे कहता है कि मुझे अंकल कैन से मिला। उसके बाद वो वापस चला जाता है। यहाँ अंकल कैन से मिला, ये बहुत अच्छे से मालूम चला था कि या तो आज सुबह तुम वापस आओगे या तो डैन वापस चौधरी आके कहता है कि मैं यहाँ कुछ पूछने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हें बताने की। वो कहता है कि मिस्टर थॉम इस समिट में शामिल होने के लिए आए। वो तो यहाँ कपिल रेड्डी की वजह से आए, बुलाया था। फिर जब उसे मालूम चला कि कपिल रेड्डी ने उसका माल पकड़ा दिया तो उसने डिसाइड किया मीटिंग में शामिल नहीं होने वाला। अंकल कैन से ने साफ साफ इनकार कर दिया। अगर अंकल ये समिट में शामिल नहीं हुआ तो ये बहुत कुछ बिगड़ सकते हैं। अंकल कैन ने उसी के कमरे में जाकर उसकी जान से मार डाला। उसके बाद अंकल कैन ने डैनियल के पास कॉल कर उस मर्डर को एक ऐसे रूप में बदल दिया कि जैसे पॉलिटिकल एजेंडा लगे। वो थॉम के सर को आधार से अलग करके वीडियो को रिलीज किया और बाद में उन तीनों को ही मरवा। तुम बस अपने कुछ लोगों को ही बचाने में लगे, इसलिए कई सारे लोगों की जिंदगी बदल। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनका भगवान के ऊपर क्या क्या जुर्म किया। और वो कहता है कि अगर नागालैंड के लिए जो समिट किया वो खराब हो, जो खुद दिखाई दे रहे हैं वो दुखी हो जाए, पूरा नागालैंड दुखी हो जाए। निकल के आया तो कहा कि यहाँ नागालैंड के लोग सच में बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए वो कुछ नहीं किया कोई मालूम से। लेकिन एक साहब भी उससे कह रहा था आपने बहुत अच्छा किया। रोज़ के बाद हमें बताता है कि वो पिछले रात ही मर। फिर वो अपने घर पहुँच जाता। फिर वहाँ दोस्त एक ऑटो खड़ा होता है जिसपे दोस्ती का एक स्लोगन, यहाँ रेनो अपने पति को देख के बहुत ज़्यादा। वो घर पहुँचा तो उससे पता चला कि गुड्डू को लेने के लिए उसके दादा बता दिया है, उसकी बहुत ज़्यादा गरीब है इसलिए वो कुछ पैसे दे देती है और जाते जाते गुड्डू को भी बाय बाय कर दो। बात बुरी लग रही थी कि वो रघु पासवान को नहीं ढूंढ पाए जो कि गुड्डू के पिता। जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसे मालूम चलता है कि उसके ऊपर इंक्वायरी बैठने वाली है। उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है। उसे बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है। वो इसके बाद CCTV फुटेज देखने लगा। सदन के बाहर एक ऑटो दिखाई पड़ता है। ये वही ऑटो थी जो कि कल रात उसके घर के बाहर खड़ा था, जो कि दोस्ती के स्लोगन भी लिखा होता। अगले दिन वो ऑटो वाले को किशोर से मिलने के लिए पहुँच जाते हैं। चौधरी को देखता है तो वो काफ़ी डर गया होता है। दिसंबर को उस नागालैंड सदन के बाहर क्या कर रहा था क्योंकि जवाब किशोर नहीं देख पाया। फिर वहाँ से भागने लगा, लेकिन उसके पैर में कील चुभ गई थी, इस वजह से वो एक जगह पर बैठ गया। फिर वो बताता है कि रघु को एक दिन के लिए ऑटो चाहिए क्योंकि मैडम की मदद करनी थी, क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लम थी। बदले में उसे 5 लाख रुपये मिलने और वो हमें पैसा नहीं दे रहा था, इसलिए खटास पैदा हो गई। मैंने काफ़ी ज़्यादा शराब पी हुई, पैसे मांग रहे थे लेकिन रघु ने पैसा नहीं दिया। उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। मेरे साथ वाले अर्जुन ने मार के जान जगह ले जाते हैं जिस जगह पे उन्हें जहाँ पे रघु की डेड बॉडी पर दफनाया। रघु की डेड बॉडी कोई मिलता है नहीं, उसके पैसे भी यहाँ पर ज़्यादा नखरे नहीं करता तब नहीं थे जब बता देता है कि ये नोट कहाँ पर इशू हुआ था। हो गया ये जब पता मिलता है तो चौधरी तुरंत ही वहाँ पहुँच जाता है। मालूम चलता है कि चौधरी को इस हवाले के नोट के बदले में 2 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, जो कि रोज ने ब्लैकमेल करके मिस्टर थॉम से मांगे थे। लेकिन यहाँ पर हाथीराम चौधरी 2
करोड़ रुपए को नहीं लेता, बल्कि उनमें से सिर्फ 5 लाख रुपए को लेता है, क्योंकि रघु पासवान को सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलने वाले थे। इसलिए वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी दिखाकर 5 लाख रुपए लेकर स्टेशन पहुंच जाता है, क्योंकि रघु पासवान की फैमिली घर वापस जा रही थी अपने गाँव, इसलिए वो उन्हें पैसे देना चाहता था जो कि रघु पासवान के हिस्से के थे। यहाँ पर चौधरी उन्हें पैसे दे देता है और यहाँ से चुपचाप गुड्डू को बाय बोलकर वापस आ जाता है। और आखिर में हाथीराम चौधरी के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आती है जो कह रही थी कि उसने किसी के साथ भी बेईमानी नहीं होने दी है। इसी के साथ पाताल लोक वेब सीरीज का सीजन 2 यहीं पर समाप्त होता है। पाताल लोक वेब सीरीज का सीजन 3 आने के कोई भी चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये वेब सीरीज सच में बहुत कमाल की थी। आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी?